वेलकम टू शॉर्टकट स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाइन सर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर क्लास के कोई चैप्टर के ऊपर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 7th फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ 3 क्वेश्चंस। ये चैप्टर जो है ये हमारा है 3 क्वेश्चंस, जिसका नाम है 3 प्रश्न। अब ये 3 प्रश्न कौन से हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सो ये स्टोरी एक राजा की है, एक किंग है यहाँ पर, जो सोचते हैं कि वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होंगे अगर उनके पास ये 3 प्रश्नों का जवाब आ जाए, अगर उनके पास 3 चीज़ें हों। अब ये 3 चीज़ें कौन सी हैं? पहला ये कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या है। ये पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न है जो आपको याद रखना है कि राजा के मन में क्या आता है कि सबसे पहले हमें समय, सही समय क्या होता है किसी चीज़ को शुरू करने का। दूसरा प्रश्न है उनके मन में, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उन्हें किन व्यक्तियों की, यानी कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए। अब कहने को तो सब लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, सलाह देते रहे, लेकिन सही आदमी की सलाह सुनने पे हम लोग जीवन में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका यही प्रश्न है कि हम किसकी सलाह सुने, यानी कि किसकी बात सुने। और तीसरा जो प्रश्न है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उनको करनी चाहिए। तो ये 3 प्रश्न उनके मन में हैं और उनका मानना है कि अगर ये तीनों प्रश्नों का जवाब उनको मिल जाए, यानी कि तीनों प्रश्न उनको पता हो इन चीज़ों के बारे में, तो वो जीवन में कभी भी फेल ना होंगे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू हिज किंगडम। अब राजा ने मैसेंजर्स को भेजा, यानी कि जो दूत रहते हैं जो मैसेज लेकर जाते हैं, अपने पूरे राज्य में इन दूतों को भेजा और प्रॉमिस किया, यानी कि लोगों को इनाम देने के, प्रॉमिस अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, कि जो भी व्यक्ति इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको बदले में वो मनी देंगे, यानी कि लार्ज सम, बहुत ज़्यादा धन वो देंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे वाइज मैन, यानी कि बहुत ही चतुर विद्वान लोग उनके पास आए और सब ने इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया? डिफरेंट वे में, यानी कि सब ने जो उत्तर दिया वो सब ने अलग अलग, यानी कि अपनी अपनी सोच के हिसाब से उन्होंने सब उत्तर दिए। तीनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया गया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब पहले प्रश्न, जो फर्स्ट प्रश्न था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके लिए लोगों की क्या राय थी? जो वाइज मैन थे उन्होंने कहा कि राजा को क्या प्रिपेयर करना चाहिए? एक टाइम टेबल, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, फिर उसको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम, यानी कि सही समय पूछा था पहले प्रश्न में कि काम करने का सही समय क्या है। तो अगर हम टाइम टेबल के अनुसार काम करेंगे तो हम हर एक काम जो है वो समय पर करेंगे, तो उसमें हमें कभी भी असफलता नहीं मिलेगी। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किसी चीज़ का राइट टाइम डिसाइड करना तो इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures। किंग जो थे उनको कहा गया, किंग शुड नोटिस, कि राजा को ये नोटिस करना चाहिए कि क्या चल रहा है, और फुलिश प्लेजर्स, यानी कि जो भी वो फालतू के आनंद लेने में जो बिजी हैं वो चीज़ें उनको छोड़ देनी चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उन्हें जो उस समय पर सही लगे, जो उनको उस समय पर सही लगे वो उनको करना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने यहाँ तक सजेस्ट कर दिया कि राजा को क्या चाहिए? काउंसिल ऑफ वाइज मैन, यानी कि चतुर, यानी कि बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल, एक ग्रुप चाहिए, कमिटी चाहिए, जो उनको बता पाए कि कौन सा काम कब करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब यहाँ पर तर्क ये दिया गया, इसकी वजह ये दी गई कि एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन होनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी के लिए, यानी कि एक आदमी जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि कौन सा सही समय है, इसलिए उनको दूसरों की मदद चाहिए। बिना दूसरों की मदद के वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इसलिए एक ग्रुप होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए लोगों की, जो सही समय पर क्या एक्शन लिया जाए उसके बारे में डिसाइड कर सकें। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्जेंट हैं। ये कौन सी चीज़ें हैं जो अर्जेंट है, बहुत ही ज़रूरी है?
These things could not wait for the decision of the council। और ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं इनको काउंसिल के डिसीजन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा और ये वेट नहीं कर सकते हैं तब तक। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यानी कि काउंसिल डिसाइड करेगी कि सही समय कब है वो काम करने का, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है वो होता ही नहीं है कि तुरंत हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि सही काम करने के लिए, सही समय पे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, लुक इनटू द फ्यूचर, यानी कि हमें अपने फ्यूचर के बारे में जानना होगा। अब ये भी चीज़ देखने वाली है कि फ्यूचर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ मैजिशियंस यानी कि जादूगर ही जान सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इस कारण से डिसाइड किया गया कि राजा को जो है मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा, यानी कि जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अब जो दूसरा प्रश्न था, यहाँ तक हमने जो पढ़ा दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक जो हमने पढ़ा ये फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर काउंसलर्स, यानी कि दूसरा प्रश्न था कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं, तो उसके लिए उत्तर मिला कि काउंसलर्स उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, यानी कि जो मंत्री हैं, जो मेंबर हैं जो उसकी काउंसिल के, यानी कि उसके जो राज्य के अंदर दरबार के अंदर जो दरबारी लोग हैं, जो लोग उनको सलाह सूचना देते हैं, उसके जो मंत्री हैं वो बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। लेकिन कुछ ने कहा प्रीस्ट मतलब पुजारी, जो राज पुजारी जो होते हैं राज्य के, वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चूज़ द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर बहुत ज़रूरी हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ ने ये भी कहा कि उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं वो है सोल्जर्स, यानी कि सिपाही, सिपाहियों के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये थे दूसरे प्रश्न का उत्तर। अभी हम चल रहे हैं तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ कि तीसरे प्रश्न में क्या उत्तर दिया गया। द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने तीसरे प्रश्न के उत्तर में दिया साइंस। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ ने कहा फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, यानी कि कुछ ने कहा साइंस इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा फाइटिंग, कुछ ने कहा रिलीजियस वर्शिप, यानी कि पूजा पाठ। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied. अब जो तीनों प्रश्न थे राजा के, उनका जो उत्तर था वो कैसा मिला राजा को, एक एक उत्तर नहीं मिला, कई उत्तर मिले। इस कारण से राजा सेटिस्फाइड नहीं था, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, इस कारण से उन्होंने कोई भी रिवॉर्ड, यानी कि जो उन्होंने इनाम की घोषणा की थी ना, बहुत पैसा देंगे वो, तो वो उन्होंने नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, उन्होंने एक हर्मिट यानी कि एक जो हर्मिट रहते हैं, यानी कि साधु बोल सकते हो आप, जो कि जंगलों में रहते हैं अकेले और अपना जीवन बिताते हैं, एक सन्यासी कह सकते हैं, साधु सन्यासी जो थे हर्मिट, उनकी सलाह लेने की उन्होंने डिसाइड किया राजा ने, जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात थे अपने विजडम के लिए। विजडम मतलब यहाँ पर अपने ज्ञान के लिए। वो जो साधु थे हर्मिट थे वो बहुत ही प्रचलित थे, प्रख्यात थे उस इलाके में अपने नॉलेज के लिए। तो राजा ने डिसाइड किया कि वो उनसे मदद लेंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो थे वो कहाँ रहते थे, वुड में। वुड का मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, वुड का मतलब है यहाँ पर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहते थे और वो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं गए थे। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट एन ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इस कारण से वो जब उनको पता लगेगा कि राजा मिलने आए तो उनसे नहीं मिलेंगे हर्मिट, इस कारण से राजा ने ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए, यानी कि जो आम लोग कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। अब हर्मिट के पास अगर राजा घोड़े पे जाते तो भी हर्मिट को शक हो जाता, इस कारण से हर्मिट ने जो अपना घोड़ा बॉडी गार्ड के पास छोड़ दिया और फिर वहाँ से आगे पैदल ही वो चले गए हर्मिट के कुटिया की तरफ जहाँ वो रहते थे। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब हर्मिट के पास वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो थे वो क्या कर रहे थे, डिगिंग यानी कि खोद रहे थे। क्या खोद रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे अपनी हट के पास में। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उन्होंने राजा को ग्रीट किया यानी कि संबोधित किया, जैसे कि एड्रेस किया, नमस्ते किया, और उसके बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो थे वो बहुत ही बुजुर्ग थे और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैवीली, जैसे ही वो काम कर रहे थे, बुजुर्ग आदमी थे, काफ़ी वीक थे, और जब वो काम कर रहे थे तो उनको बहुत ही तेज़ तेज़ सांस आने लगे, यानी कि सांस चढ़ने लगा। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट,
राजा उनके पास गए और कहने लगे कि मैं आपके पास आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, कि मैं आपके पास आया हूँ अपने 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं, पहला प्रश्न उन्होंने दोहराया कि सही समय के बारे में मैं कैसे जान सकता हूँ कि कोई भी कार्य करने का सही समय क्या है। दूसरा, कि मेरे आजू बाजू जो लोग हैं उनमें से कौन वो लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरा, कि मेरे लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। राजा की बात को सुनने के बाद भी हर्मिट जो थे वो क्या करते रहे, वो डिगिंग करते रहे, यानी कि खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कि मुझे स्पेड, स्पेड कहते हैं फावड़े को जिससे खुदाई करते हैं हम, कि मुझे फावड़ा दे दीजिए, स्पेड दे दीजिए, मैं आपकी जगह पर काम करता हूँ। यानी कि हर्मिट को बिठाकर राजा उनकी जगह काम करने लगे। क्यों? क्योंकि राजा जो हर्मिट जो थे वो बुज़ुर्ग थे और काफ़ी कमज़ोर थे और वो थक चुके थे, इस वजह से। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने राजा को शुक्रिया कहा। अब यहाँ पर ये देखिएगा कि हर्मिट को ये नहीं पता है कि वो राजा है, तो हर्मिट ने थैंक यू कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उन्होंने अपना स्पेड जो था वो राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो फिर वो नीचे बैठ गए ग्राउंड के ऊपर। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने खुदाई शुरू की, उन्होंने 2 बेड्स यानी कि थोड़ा नीचे तक उन्होंने जब खुदाई कर ली, तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुके और उन्होंने अपने तीनों प्रश्न दोबारा दोहराए। हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो खड़े हो गए। स्ट्रेचिंग आउट हिज आर्म फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, फिर उन्होंने कहा कि अब तुम बैठ जाओ और मैं काम करता हूँ। अब यहाँ पर फिर समझिएगा कि जो राजा ने जब खुदाई की, थोड़ा थोड़ा नीचे तक जब खुदाई की, जैसे कि उस डिगिंग के जो डिगिंग की मात्रा जो है, कितना डिगिंग किया था उन्होंने, कितनी खुदाई की, उसको यहाँ पर 2 बेड्स कहा गया है, यानी कि स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी कि 2 क्यारियों तक उन्होंने खुदाई कर दी जहाँ पर वो प्लांट लगा सकते थे। फिर राजा ने अपने प्रश्न दोबारा दोहराए, लेकिन इस पर भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़े हो गए और कहा राजा को कि अभी तुम बैठो, तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू डिग, लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया और खुद ही वो काम करते रहे, कंटिन्यू टू डिग, यानी कि खुद ही काम करते रहे। 1 hour पास देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. अब 1 घंटा बीत गया तो राजा जो थे वो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं कि समय बीतता जा रहा है, और समय ऐसा आया कि जब सन जो था वो भी पेड़ों के पीछे छिपने लगा, यानी कि संध्या काल, शाम होने लगी, और राजा जो थे उन्होंने स्पेड यानी कि वो फावड़ा जो था वो ग्राउंड में रख दिया, उसको ग्राउंड में स्टक करके छोड़ दिया और कहा कि मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर मांगने आया था, अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं कहाँ चला जाऊँ, अपने घर चला जाऊँ। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा ये देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। किसने कहा? ये हर्मिट ने कहा। अभी दौड़ता हुआ कौन आ रहा है? द किंग टर्न राउंड एंड सॉ बेडेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा मुड़े तो राजा ने देखा एक बेडेड, एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसके जो हाथ हैं वो पेट के ऊपर रखे हुए थे, यानी वो अपने पेट को पकड़ के दौड़ता हुआ आ रहा है। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसके अंदर से, उसके पेट में से क्या निकल रहा था? ब्लड, यानी कि उसको खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल ऑन द ग्राउंड, जब वो बेडेड मैन यानी कि जो दाढ़ी वाला आदमी था, जब वो राजा के पास पहुंचा तो फेंट हो गया, फेंट मतलब बेहोश हो गया और वो ग्राउंड पे गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट रिमूव द मैंस क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, अब राजा ने और हर्मिट ने देखा, उसके कपड़े चेंज किए, कपड़े उतारे जब तो देखा उसके पेट में, स्टमक में बहुत गहरा घाव है, वुंड मतलब घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ, राजा ने उसको, उसके घाव को वॉश किया और अपने रुमाल से उसको बांध दिया, कवर कर दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लड निकलना बंद नहीं हुआ, ब्लड अभी बह रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, राजा ने उसको रीड्रेस किया, रीड्रेस मतलब दोबारा से ड्रेसिंग करना, यानी कि दोबारा से उसके ऊपर पट्टी लगाना। जब दोबारा से उसके ऊपर पट्टी लगाई गई तो ब्लीडिंग एट लास्ट रुक गई। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो व्यक्ति जो था अब उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा था, यानी कि वो फिर से
रिकवर होने लगा था और उसने कुछ ड्रिंक करने के लिए मांगा कि मुझे कुछ पीने के लिए दीजिए, पानी वगैरह। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा जो थे वो फ्रेश वाटर लेकर आए और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। अब तक सूरज डूब चुका था, यानी कि शाम ढल चुकी थी और हवा जो थी वो एकदम ठंडी हो चुकी थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा हो गई थी शाम के साथ साथ। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। राजा जो थे उन्होंने हर्मिट की मदद से वुंडेड मैन, यानी कि जो घायल आदमी था, वुंडेड मैन मतलब घायल आदमी, उसको कहाँ ले गए? वो हट के अंदर ले गए, कुटिया में ले गए और उसको कहाँ बिठा दिया? बेड पे बिठा दिया, सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की, वुंडेड मैन जो था उसने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा जो कि थक चुका था, काफ़ी दूर पहले तो चल कर आया, उसने घोड़ा अपना दूर ही छोड़ दिया था और उसके बाद उसने काम भी किया, इस कारण से थक गया था। तो कहाँ सो गया वो राजा? राजा फ्लोर पे, यानी कि ज़मीन पर ही सो गए पूरी रात। When he awoke, it was several minutes before he could remember वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। अब जब वो उठा राजा, तो अब उसको ये समझने में थोड़ा समय लगा कि वो कहाँ है और उसके सामने जो लोग हैं वो कौन है, यानी कि जो बेडेड मैन है वो कौन है। यानी कि राजा के दिमाग में अभी तक वो चीज़ नहीं आ रही है कि वो कहाँ पर हैं और वो व्यक्ति जो उसके सामने वो कौन है। फॉर गिव मी सेड द बेडेड मैन। बेडेड मैन ने कहा मुझे माफ़ कर दो। When he saw the king was away, जब उसने देखा कि राजा जाग गया है तो उसने कहा कि राजा मुझे माफ़ कर दो। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, मेरे पास तो तुमने कुछ गलती भी नहीं की, यानी कि मुझे तो पता भी नहीं कि तुम कौन हो, क्या हो, तुमने क्या किया है क्या नहीं किया, और मेरे पास तो कोई रीज़न भी नहीं है कि मैं तुम्हें फॉरगिव करूँ। You don't know me but I know you. अब वो बंदा बोलता है, जो बेडेड मैन था, घायल व्यक्ति था, वो बोलता है कि यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। वो जो घायल आदमी था वो कौन था? वो राजा का दुश्मन था और मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूँगा। ये कौन कह रहा है? ये बेडेड मैन, जो कि घायल आदमी था ना, जो कल पिछली रात को जो घायल अपने पेट पे हाथ रख के दौड़ता हुआ आ रहा था और राजा ने और हार्मिट ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की थी। अब वो व्यक्ति सुबह उठ के माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुमसे बदला लेने आया था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। क्यों बदला लेने आया था मैं तुमसे? क्योंकि तुमने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को क्या किया था? मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी, यानी कि मेरा राज्य, मेरे भाई का राज्य छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मुझे पता लगा कि तुम हर्मिट से मिलने गए हो अकेले। आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने डिसाइड किया कि जब तुम अपने घर लौट रहे होगे अकेले तब मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे, क्योंकि हमने देखा था कि हर्मिट ने जवाब ही नहीं दिया था। अब यहाँ पर अगर हर्मिट जवाब दे देता तो शायद राजा शाम को अपने घर लौटता और वो व्यक्ति बेडेड मैन शायद उसको मार देता। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो इस कारण से मैंने, वो बेडेड मैन कहता है कि मैं जहाँ पर छुपा हुआ था, मैं उस जगह पे छुपा कब तक रहता, तो मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा कि तुम्हारा बॉडीगार्ड सामने खड़ा है, जिसने मुझे पहचान लिया। उस बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मेरे पे हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। मैं वहाँ से किसी तरह बचकर भागा। एस्केप मतलब भागना, बचकर निकलना। मैं वहाँ से किसी तरह बचकर निकला और मैं मर जाता अगर तुम मेरी मरहम पट्टी ना करते। अगर ड्रेसिंग, मेरे जख्म पे तुम पट्टी नहीं बांधते तो शायद मैं मर चुका होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और अब जिस प्रकार तुमने मेरी जान बचाई है तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हारे फेथफुल सर्वेंट, यानी कि तुम्हारे एक नौकर की तरह, एक ईमानदार, तुम्हारे वफादार नौकर की तरह जीवन बिताना चाहता हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। और उसने ये भी कहा कि मैं अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि वो भी तुम्हारे लिए अपना काम, मतलब सब कुछ वो तुम्हारे लिए करें एज अ सर्वेंट, वो भी तुम्हारे लिए फेथफुली काम करें और मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हुए वो उससे माफ़ी भी मांगता है राजा से। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिस एनिमी सो इजली। राजा जो थे वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनके जो एनिमी, उनके जो दुश्मन थे, उनके साथ क्या हो गई थी अब? पीस, यानी कि उनका दुश्मन था वो उनका दोस्त बन चुका था और काफ़ी ईजीली, इसमें कुछ उनको करना भी नहीं पड़ा।
एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और एक फ्रेंड के तौर पे उन्होंने उसको जीत लिया, यानी कि ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपली वो जो राजा था उसका मित्र बन गया वो दुश्मन। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property। अब इतना ही नहीं, राजा ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया, इसके साथ साथ मैं अपने सर्वेंट्स को भी भेजूंगा, यानी कि अपने गुलामों को भी भेजूंगा, कुछ नौकरों को भेजूंगा जो तुम्हारी देखभाल करें, और एक डॉक्टर भी भेजूंगा जो तुम्हारी जो बीमारी से जो वुंड है तुम्हारा ठीक कर सके। और राजा ने प्रॉमिस किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी जो उसने उससे ली थी वो भी उसकी वापस कर देगा। लिविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। अब उस घायल आदमी को अंदर छोड़कर राजा जो थे वो बाहर निकले हट से, क्या करने के लिए? वो हर्मिट को देखने निकले थे। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर हिज क्वेश्चंस। अब घर जाने से पहले जो राजा थे वो चाहते थे कि उनके क्वेश्चंस का उनको उत्तर मिल सके, इसलिए वो फिर से हर्मिट को ढूंढ रहे हैं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट जो था, वो जो हर्मिट थे वो अपनी नीज़ पे यानी कि घुटनों के बल बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे बैठकर? वो सोइंग सीड्स यानी कि वो बीज बो रहे थे। जो गड्ढे खोदे थे ना उन्होंने, बेड्स बनाए थे, जो क्यारियाँ बनाई थी, वहाँ पर उन्होंने वो गड्ढे जो क्यारियाँ थी उसमें बीज बो रहे थे, जो कि काफ़ी डीप खोदे गए थे एक दिन पहले। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा उनके पास गए और कहा कि मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हर्मिट ने कहा तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो ऑलरेडी मिल चुका है। और वो राजा की तरफ देखते हुए खड़े हो गए, यानी कि हर्मिट जो थे वो उनको कहते हैं कि तुम आपके प्रश्नों के जवाब तो आपको मिल चुके हैं, ऐसा कहते हुए वो उनकी तरफ देखते हुए खड़े हो जाते हैं, राजा की तरफ देखते हुए वो खड़े हो जाते हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? मुझे आंसर कहाँ मिले, कैसे मिले, तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यानी कि राजा के सामने जो बात रखी गई है कि उत्तर मिल गए, लेकिन हर्मिट ने तो उत्तर दिए ही नहीं, अभी तक कोई जवाब दिया नहीं हर्मिट ने। तो फिर ये जवाब जो मिला वो कहाँ मिला, कैसे मिला? अब जवाब क्या मिलता है देखिए, डोंट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? हर्मिट ने कहा। अब क्या दिखाई नहीं देता है भाई? इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, कि अगर तुमने कल मेरी वीकनेस, पिटीड मतलब दया खाना, पिटी खाना, पिटी वर्ड है उसी से बना है पिटी, अगर तुमने मेरी वीकनेस के ऊपर पिटी यानी कि दया नहीं खाई होती कल, तो तुम ये जो बेड्स थे यानी कि जो क्यारियाँ जो तुमने खोदी हैं वो तुम नहीं खोदते, और यू वुड हैव गॉन अवे, और अगर तुम ये नहीं खोदते तो तुम जल्दी घर लौट जाते, और अगर तुम घर लौटते तो वो आदमी तुम पे अटैक कर देता और तुम मर जाते। इस कारण से अगर तुम ये क्यारियाँ खोदने में मदद ना करते तो ये घटना बदल जाता, ये पूरा इंसिडेंट ही चेंज हो जाता। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने प्रश्नों के उत्तर के चक्कर में काफ़ी देर मेरी मदद की, और जब अंधेरा हो गया तो तुमने डिसाइड किया कि तुम यहीं रुकोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग इन द बेड्स। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर है कि जब तुम डिग कर रहे थे, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे, वो समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और उस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था? मैं था। किसके लिए वो खोद रहा था? हर्मिट के लिए खोद रहा था ना। एंड टू डू मी गुड एज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। अब इन तीनों कामों की वजह से ही राजा की जान बची थी, और इवन राजा का जो दुश्मन था वो भी उसका दोस्त बन चुका था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। और जब वो आदमी तुम्हारी तरफ दौड़ता आया, जब वो घायल, तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? उसका केयर करना, उस आदमी की केयर करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। और अगर तुम उसका ध्यान नहीं रखते, उसको ड्रेस नहीं करते, ड्रेसिंग मतलब उसकी मलहम पट्टी नहीं करते, तो क्या होता? वो मर जाता बिना तुम्हारे साथ पीस किए, यानी कि तुम्हारे साथ समझौता किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और उस समय तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कौन था? वो घायल आदमी था, और उसकी देखभाल करना यानी कि जो कुछ तुमने उसके लिए किया वही तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो याद रखो हमेशा कि जो इम्पॉर्टेंट समय है वो कौन सा है? नाउ। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय है हमारे जीवन का वो है नाउ, यानी कि प्रेजेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम यू हैव
वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि ये वो समय है जिस समय हम कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी कार्य शुरू करने के लिए वेट करेंगे या फिर बीते हुए समय में नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और पता नहीं वो समय आएगा तो हमारी स्थिति कैसी होगी, क्या हम वो काम करने लायक होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए जो बेस्ट टाइम है वो है नाउ। नहीं, कोई भी काम करने का जो परफेक्ट टाइम है वो है नाउ, प्रेजेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज what will happen in the future and whether we will meet anyone else। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, पहले प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिल गया फर्स्ट का हमें, अब सेकंड का जवाब यहाँ पर मिल रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वो है हमारे जीवन में जिसके साथ आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे हैं। यानी कि कोई भी जो पर्टिकुलर मोमेंट है आपके जीवन का, जैसे कि प्रेजेंट है, उस समय आप जिस व्यक्ति के साथ में हैं वही आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है उस समय, नॉट फॉर एवर बट एट दैट टाइम। यानी कि उस समय वो तुम्हारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है एट दैट मोमेंट, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हमने नहीं देखा है, और हम किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे दैट वी डोंट नो। लेकिन उस समय हम जिसके साथ हैं दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर अस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और जो तीसरा जो प्रश्न था राजा का, उसका उत्तर यहाँ पर मिल गया है कि जो व्यक्ति आपके साथ है, जो उस समय व्यक्ति आपके साथ है उसका बेस्ट करना, यानी कि उसका सबसे अच्छा करना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस जो है वो है टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कि जो व्यक्ति आपके साथ है उसका अच्छा करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ ओनली, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं सिर्फ एक ही पर्पज़ पूरा करने के लिए, और वो पर्पज़ है डूइंग गुड ऑफ अदर्स। तो देखिए यहाँ पर हमें तीनों प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। तीन प्रश्न कौन कौन से थे? तीनों प्रश्न जो थे हमारे वो थे कि पहले कि सही समय क्या है काम करने का, तो सही समय काम करने का है नाउ, यानी कि प्रेजेंट टाइम। नाउ अभी का जो समय है वो प्रेजेंट टाइम जो है वो सही समय है काम करने का। और जो जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारे जीवन में वो कौन है? वो व्यक्ति है जो उस समय हमारे साथ है। और तीसरा प्रश्न कि हमें हमारा काम क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या है हमारे लिए, वो ये है कि हम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करें, उस व्यक्ति का भला करें। यानी कि अगर शॉर्टली हम बात करें कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ हैं हमेशा उसी के लिए सोचना चाहिए, और जिस व्यक्ति के हम साथ हैं उसके लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। यानी कि अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस अपने सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उन सब के लिए हम अच्छा ही सोचें, बिकॉज डू गुड हैव गुड। जब हम अच्छा करेंगे तो हमें भी बदले में अच्छा ही मिलेगा। ये जो स्टोरी थी लिखी गई थी लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी शिक्षाप्रद स्टोरी थी। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरे वीडियोस जो आने वाले हैं उनका भी आप मज़ा लीजिए। अगर आपका कोई रिक्वेस्ट हो पर्टिकुलर किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर के लिए, तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसके लिए और वीडियोस बनाकर डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।